वर्चुअल अवसर, अवसर बनने का सुनहरा अवसर। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष रघुवंशी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के एक नए टॉपिक में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यह सिद्धांत वैगनर नामक जर्मन विद्वान ने 1912 में दिया था, लेकिन 1924 तक इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं हो पाया। इस वजह से कई किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलता है कि 1924 में दिया था, तो ये ईयर का नाम आप याद रखिएगा। तो ये सिद्धांत एक रिवोल्यूशनरी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के पहले और सिद्धांत के बाद में बहुत कुछ चीज़ें बदल गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको कि जो डिवाइडिंग लाइन है। इस सिद्धांत के पहले ये माना जा रहा था कि कॉन्टिनेंट्स कैन नॉट मूव, इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत के बाद में जो वैगनर खुद एक ऐसे एक्सपर्ट थे जो इस चीज़ को डिनाई करते थे कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब वैगनर क्यों डिनाई कर रहे थे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। वैगनर इसलिए डिनाई कर रहे थे कि 1912 में जब इन्होंने सिद्धांत दिया, इसके पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की है कि ये बता पाएं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो संभवतः मूव किए हैं। तो ऐसे दो लोगों के नाम हम ले सकते हैं, फ्रांसिस बेकन और स्नाइडर। स्नाइडर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मैप को मिलाया और उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट निकाले। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंस अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड दैट ऑफ अफ्रीका, और अगर हम इसको मिलाएं तो ये आपस में मिल जाएंगे। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें, उसमें अगर आप नॉर्थ साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप की कोस्ट लाइन को देखें, तो अगर इन टुकड़ों को अगर आप पीछे की तरफ धकाएं नॉर्थ साउथ अमेरिका को, तो ये कोस्ट लाइन अफ्रीका और यूरोप की कोस्ट लाइन में फिट हो जाएगी। ऐसा लगता है कि ये टूट कर शायद संभवतः बाहर चले गए। और जो स्नाइडर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कोशिश की कि नॉर्थ अमेरिका में जिस युग के जिस प्रकार के कोल ब्लॉक्स मिलते हैं, वैसे के वैसे उन्होंने यूरोप में भी देखे। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिमिलरिटी है ये बहुत एक संयोग नहीं है, ये ऐसा संभवतः रहा होगा कि ये टुकड़े आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ये लगभग 1850 से 1860 के बीच के दौर में ये डिस्कशन हो रहा था, और एक उसके बाद एक लंबे दौर तक इसको लेकर कोई और डिस्कशन नहीं हुआ। वैगनर से जस्ट पहले 1910 में भी एफ.बी. टेलर नाम के एक विद्वान ने ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की थी कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी थ्योरी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाई और उस थ्योरी में काफ़ी कमियां थी। अब इन थ्योरीज को देने के पीछे पर्पस क्या था? पर्पस था टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, ये जो आज महाद्वीप हैं, जो जिस स्थिति में हमको मिल रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, क्या ये हमेशा से वैसे ही थे? यहाँ हैं तो क्यों हैं? कब से हैं? क्या भविष्य में भी रहेंगे? सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें, व्हाट इज continental drift theory? So it is a theory to explain the present distribution of ocean and continent. And apart from this, it also explains the theory for the island development, theory for the mountain development. ये भी कुछ चीज़ें वो बता देता है, जो उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन आए, अपडेट्स हुए वैगनर ने जब किए, तो इन चीज़ों को भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐड किया गया है। तो हम कहते हैं व्हाट, अगर हम बोलें जब किसी आंसर को लिखना होता है तो सबसे पहले हमको व्हाट एक्सप्लेन करना चाहिए। सो व्हाट इज Continental drift theory? It is the theory which explain present distribution of ocean and continent. अब अगर ये थ्योरी है तो थ्योरी का क्या मतलब है, फैक्ट से कैसे डिफरेंट है ये? थ्योरी कोई एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिसपे काफ़ी सारे अजम्पशन हैं, ठीक है, और उन अजम्पशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनको मानना पड़ेगा। आप ये मान लो, इसमें सवाल मत उठाओ, ठीक। तो जैसे वैगनर की थ्योरी हम बात करेंगे तो थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें मान लेगा, ऐसा मान लो, वैसा मान लो, कुछ अजम्पशन कर लेगा, ये मान लिया, इसके हिसाब से मैं एक थ्योरी प्रपोज करूंगा कि ये कॉन्टिनेंट ऐसे ऐसे करके मूव कर गए, और उसके लिए मैं एविडेंस दूंगा। एविडेंस को आप क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा, आपको जितने भी सवाल होंगे एविडेंस के बारे में मैं दूंगा, और एविडेंस से ये प्रूफ हो जाएगा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, तो अजम्पशन रहेगा। जब फ्यूचर में ये सारे अजम्पशन को आप साइंटिफिकली प्रूफ कर देते हो, उस केस में ये थ्योरी नहीं रहेगी, फैक्ट बन जाएगी। जैसे हम कहें कि फैक्ट कि सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम,
सो इट्स अ फैक्ट। ओके, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है। ओके, या फिर कोई और चीज मान लीजिए कि आप कहें कि आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन है, पेंसिल है, कैमरा है, लाइट है, जो भी आपके आसपास में दिखता है जिसको लेके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो सब फैक्ट है। आपका नाम फैक्ट है कि आप कहें कि मेरा नाम मनीष है, मान लीजिए मैं कहूँ, तो ये इट्स अ फैक्ट। सो फैक्ट्स साइंटिफिकली प्रूव हो सकते हैं, उनको लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता, लेकिन थ्योरीज में अजम्पशंस होते हैं और इसकी वजह से डिस्प्यूट होता है, यानी कि कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा अल्टीमेटली अगर थ्योरी है तो, ठीक है, क्योंकि सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे, लेकिन फैक्ट में कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा बिकॉज इट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो अब ये जो थ्योरी है उस पर हम सीधे आते हैं। हिस्ट्री हमने कुछ बात कर ली। हिस्ट्री में माना गया कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, साइज इतना बड़ा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर वैगनर ने क्यों थ्योरी दी कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकते हैं, जबकि खुद भी वो मान रहा था। 1910 में जब एफ.बी. टेलर की थ्योरी दी तो वैगनर ने इसको रिजेक्ट किया। अपने स्टूडेंट्स को भी उसने यही समझाया कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं। वैगनर वॉज बेसिकली अ पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट, पूरा जलवायु वेदता था, और उसके सामने एक सवाल आया जिसको हल करना था कि यूरोप में इतने बड़े कोल ब्लॉक्स कैसे आए। यूरोप में अगर आप यूक्रेन देखें, फिलहाल वॉर का एक बड़ा जो यहाँ पे काम हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच वॉर, तो जो वॉर हो रहा है, जिन एरिया में रशिया ने कब्जर किया है, वहीं पर एक एरिया है आपका डोनबास। डोनबास पुराना नाम है, उसके लिए डोनेट्स्क नया नाम भी यूज होता है, डोनेट्स्क रीजन। यहाँ पर बहुत बड़े कोल ब्लॉक्स मिलते हैं। अब कोल ब्लॉक बनते कैसे हैं? प्राचीन समय में जो पेड़ थे, जो जंगल थे, जो दब गए, वो भविष्य में मेटामॉर्फाइज होकर के कोल बन जाते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा पेड़ होगा उतने गहरे कोल ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक। तो यहाँ जो कोल ब्लॉक मिलते हैं वो ऐसे प्रकार के पेड़ों के फॉसिल्स हैं जो ट्रॉपिकल एरिया, जो इक्वेटोरियल एरिया में ग्रो करते थे, ठीक। तो आज तो पूरा का पूरा यूरोप टेम्परेट रीजन में है, तो यहाँ इतने बड़े पेड़ कहाँ से आ गए? ये असली सवाल था जिसके पीछे चल करके वैगनर ने इस थ्योरी को दिया। तो दो कारण हो सकते हैं, वैगनर ने बताया। एक कारण ये कि संभवतः जो हमारी अर्थ का झुकाव, अर्थ का जो टिल्टेशन है, वो इतना रहा होगा कि ये एरिया जहाँ यूरोप के पड़ते हैं ये ट्रॉपिकल रहे होंगे। आज हम ट्रॉपिकल एरिया में इसको मानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है, दैट इज कॉल्ड दी ट्रॉपिकल जोन। लेकिन मान ये किस लिए 23 माना है हमने? क्योंकि अर्थ के झुकाव इतना है। अगर अर्थ का झुकाव 40 डिग्री हो जाए तो अर्थ का जो 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक का जोन बन जाएगा ट्रॉपिकल एरिया। ओके, सो सनलाइट जो है इतने जोन के बीच में नॉर्थ और साउथ में मूवमेंट करेगा, जो हम जिसको सन का उत्तरायण दक्षिणायन होना कहते हैं, वो फिलहाल 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर अर्थ का टिल्टेशन 40 हो जाए, तो हमें नहीं पता, तो वैगनर ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में ऐसा रहा होगा। ये चीज़ तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी वैगनर ने बताया कि कॉन्टिनेंट ही कहीं दूसरी जगह पे रहा होगा, इक्वेटोरियल एरिया में, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ डेवलप हो गए, उसके बाद ये मूव करके यहाँ आ गया, और ये चूंकि फॉरेस्ट दब गए थे, सो इट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट एंड इट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल ब्लॉक्स। सो कॉन्टिनेंट मूव हो सकते हैं, ये इस तरीके से उसको बताने की जरूरत पड़ गई। ये हिस्ट्री है, समझने के दृष्टिकोण से महत्व है, लिखने के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। हालांकि सवाल नहीं आया है इसके ऊपर अभी तक, लेकिन और एक चीज़ और है कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गया है तो ये थ्योरी रिलेवेंट भी नहीं बचा है बहुत कुछ। फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के पीछे कारण है इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज इवॉल्व्ड। ओके, एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमको बहुत सारी जो प्रोसेस हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सबको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो ये उसका हिस्ट्री है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक पे सवाल आ सकता है, और प्लेट टेक्टोनिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको भी समझने की जरूरत है, और संभवतः इस पर भी सवाल आ सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जब आप अपने सिलेबस को देखें, जब से सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ, सीसैट और ये नया जो सिलेबस है फिलहाल ये आया यूपीएससी में, तो यूपीएससी ने कुछ ऐसे विषयों पर भी क्वेश्चन पूछे जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हालांकि उसने अर्थक्वेक, वोल्केनो, इस तरीके से टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं यूपीएससी ने, लेकिन फिर भी इससे ऊपर नीचे जाकर भी सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे सवाल बन सकता है। अब हम देखते हैं
कि ये थ्योरी क्या है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, इसके एविडेंसेस क्या हैं, और इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा और प्रेजेंट इंपॉर्टेंस क्या होगा। अगर थ्योरी को हमको लिखना है तो इतने पॉइंट उसमें आने चाहिए कि थ्योरी क्या है। तो क्या है तो आपको बताना होगा, इट्स अ थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओके, अब इसमें थ्योरी है तो अजम्पशन होंगे, तो अब नेक्स्ट चीज पे हम करेंगे अजम्पशन। सबसे पहला अजम्पशन है दैट द कॉन्टिनेंट्स कैन मूव। ओके, और कॉन्टिनेंट्स के लिए वर्ड यूज ने किया है सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। दिस एग्जैक्ट स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड बाय वैगनर। वैगनर ने बेसिकली बाकी इसके पहले के जो सिद्धांत थे उसमें और खामियां थी, उनको उनके लिए सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढ करके इसको प्रेजेंट किया है। तो वैगनर का ये मानना है कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकते हैं, और कॉन्टिनेंट में जो ऊपरी भाग है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है सियाल, और इसके नीचे जो प्लेट, जो आपके प्लेट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्लेट तो 64 में आएगा, इसके पहले तो क्रस्ट और मेंटल और कोर यही बात है। सो ये कह रहा है कि सियाल जो ऊपर का लेयर है, इसके नीचे का जो सीमा है जो कि मेंटल का पार्ट है, मेंटली है, उसके ऊपर मूव कर रहा है। सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। ठीक है, वर्तमान में भी हमारा अजम्पशन बहुत कुछ इसके निकट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। आज हम मानते हैं प्लेट्स आर मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, तो प्लेट में तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल भी शामिल है। ओके, जबकि सियाल तो जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेट। ठीक है, सो सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन है फोर्सेस के बारे में। अगर ये मूव कर रहे हैं तो कोई फोर्स तो जिम्मेदार होगा। तो वैगनर ने सजेस्ट किया है टाइडल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ओके, मेनली टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स कैसे काम करते हैं? अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ओके, तो जो मून है, मेनली मून और कुछ हद तक सन, ये दोनों अर्थ को अपनी तरफ पुल करते हैं। ओके, सो इस पुल की वजह से अगर सियाल और सीमा फ्लोटिंग स्टेट में, जैसे अगर एक नाव किसी रिवर में खुली हुई अवस्था में उसमें उसको घाट पर बांधा ना जाए तो जल के साथ वो बह के चली जाएगी, उसी प्रकार से अगर अर्थ रोटेट करेगा, अर्थ के ऊपरी भाग में जो सियाल है, जो कॉन्टिनेंट है, वो फ्लोट करके मूव कर सकता है। तो अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से रोटेट करेंगे, क्योंकि अर्थ जो टाइडल फोर्स है मून और अर्थ का, ये उसको पुल करेगा। तो एक बड़ा फोर्स निकल के आया, सबसे पहला फोर्स, और नॉर्थ साउथ अमेरिका के वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए इसी चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया वैगनर ने। फिर दूसरा फोर्स जो बताया उसके लिए वर्ड यूज किया है पोल फ्लिंग फोर्स। पोल मतलब ध्रुव, फ्लिंग मतलब भागना, जा रहा है। जितने कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर रनिंग अवे, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम पोल। पोल से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं? इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर वार्ड मूवमेंट होगा इससे। तो दूर क्यों जा रहे हैं? तो ये जो पोल फ्लिंग फोर्स है, इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रेविटी एंड दैट ऑफ बायोंसी। बायोंसी क्या चीज है? किसी भी लिक्विड में एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं बायोंसी। जैसे अगर आप वाटर में जंप करें तो आप पानी में जंप करने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ वापस आते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ बायोंसी। उत्प्लावनता बल आपके ऊपर लगता है। किसी बड़े पत्थर को पानी में उठाना आसान होता है बनिस्बत के हवा में। क्यों? क्योंकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर बल लगाता है और जिस वजह से उसको इजीली उठाया जा सकता है। सो फोर्स ऑफ बायोंसी काम करता है, और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बायोंसी काम करता है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है। ये दोनों काम करते हैं। इक्वेटर के ऊपर जो आपका ग्रेविटी का फोर्स है वो कम होगा, क्योंकि इक्वेटर कहाँ पर है? इक्वेटर आपके अर्थ के सेंटर से दूर है। जितना ज़्यादा सेंटर से दूर होगे ग्रेविटी की मात्रा भी उतनी कम होगी। और पोल अगर रिलेटिवली इक्वेटर के रिलेशन में अगर पोल मान लीजिए कि अर्थ के सेंटर से पास है तो वहाँ पर ग्रेविटी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये जो दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनका जो इफेक्ट होता है कि पोल फ्लिंग फोर्स जनरेट होता है, और these very continents are running away from pole and they are getting accumulated towards equator। ठीक है, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें, जो वैगनर ने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो पोल से दूर की तरफ जा रहे हैं और इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो वैगनर के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया ने तो इक्वेटर को क्रॉस करके और नॉर्थ में चला गया। इन द पास्ट इंडिया वाज नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसने पूरे इक्वेटर को क्रॉस कर लिया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो अब हम ने समझा एक दूसरा अजम्पशन
जो फोर्स से रिलेटेड है तो फोर्स दो तरीके के हैं, टाइडल फोर्स एंड पोल फ्लिंग फोर्स। एनसीईआरटी ने पोल फ्लिंग फोर्स वर्ड यूज किया है। तीसरा जो अजम्पशन है इसमें, ये अजम्पशन है कि अराउंड 22 करोड़ years there was one single continent called Pangaea and this Pangaea was surrounded by a large ocean called Panthalassa। इसके चारों तरफ एक बड़ा सा ओशन है जो कि पैंथालसा है। ठीक, वर्तमान जो पैसिफिक ओशन है यही पैंथालसा का अवशिष्ट भाग है। ठीक, फिर ये अजम्पशन में ही है कि इस पेंजिया में लगभग 20 करोड़ साल पहले एक ब्रेक हुआ and the Pangaea got divided into two continents, two big continents. The northern continent was called Laurentia, the southern continent was called Gondwanaland। तो ये दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है इसमें फर्दर डिवाइड हुए एंड फ्रॉम दिस नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया हैव इमर्ज्ड एंड द सदर्न कॉन्टिनेंट हैज ब्रोकन into many pieces and has provided the southern continents like South America, Africa, Peninsular India, Australia and that of Antarctica। तो ये सारे के सारे जो सदर्न कॉन्टिनेंट है they have emerged from this very Gondwana land। जो लॉरेंशिया है उसके लिए एक और वर्ड का यूज करते हैं, रशिया के नाम पे है अंगारा लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से नाम भी यूज होता है। तो ये अजम्पशन है। फिर इसके बाद जो इन्होंने माना है कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपने मूल स्थान से मूव करके 20 करोड़ साल पहले और टूट करके ही इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में बने हैं। और जब कॉन्टिनेंट मूव किए तो इन दोनों के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में ओशंस भी डेवलप हुए। इनिशियली व्हेन गोंडवाना लैंड एंड लॉरेंशिया वाज ब्रोकन, अ लॉन्ग नैरो शैलो सी वॉज डेवलप दैट वॉज कॉल्ड टेथीस सी। तो इनिशियली जब लॉरेंशिया गोंडवाना लैंड ब्रेक हो रहा है तो वहीं अजम्पशन में हम बता सकते हैं कि एक टेथीस सी भी बन रहा है। टेथीस सी को याद रखना है, टेथीस सी से ही हमारे हिमालय से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा। तो ये अजम्पशन है और इन अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस देगा और एविडेंस जब मिल जाएंगे तब फिर हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी, फिर हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे।